प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इस वजह से नहीं करते। बेटे मैं पढ़ाने लगा हूँ। लाइट्स ऑफ कर दे मैडम। हमारे पास ये डेटाबेसेस मौजूद है सिस्टम में। मेरा जो इस वक्त सिलेक्टेड है डेटाबेस वो कौन सा है? ERM। अच्छा, कल हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, उसी को फिर मज़ीद आगे लेके जाते हैं। अच्छा, कल एक प्रॉब्लम आ रहा था, अल्टर नहीं कर रहा था टेबल की टाइप। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो माईसीक्वल है उसमें जो सिंटेक्स है जनरल अल्टर टाइप के लिए, तो वो काम नहीं करता। उसमें एक डिफरेंट क्यूरी लगाई जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम एक टेबल देखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा टेबल है। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड LOC। ठीक है, हमने ये LOC की जो टाइप है ये अगर चेंज करनी हो तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल। यहाँ पे कमांड आएगी मॉडिफाई कॉलम। क्या कमांड आएगी? मॉडिफाई कॉलम LOC। मैं इसकी टाइप रखना चाहता हूँ var4 और इसकी लेंथ देना चाहता हूँ 40। ठीक है। अच्छा, इसमें यही यहाँ पे प्रॉब्लम था। ठीक है, हमने जो कॉलम को मॉडिफाई करना है यहाँ पे प्रॉब्लम है। माईसीक्वल का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देख लीजिएगा कि माईसीक्वल का सिंटैक्स में कहाँ पे ये तब्दील हो रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, कल हमने किया था, एक तो हम सिलेक्ट कर रहे थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये हमने किया था, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि वेयर की क्लॉज कैसे काम करती है। ठीक है, यानी हम अगर कोई एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्ट नेम मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो ये मुझे सिर्फ एक कॉलम देगा, यानी डिपार्टमेंट का नाम। वेयर की कंडीशन लगा के हम इस रिकॉर्ड को फिल्टर भी कर सकते हैं। सिलेक्ट डिपार्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्ट नंबर इज इक्वल टू 4। लेट्स सपोज 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वो डिपार्टमेंट आएगा जिसका रिकॉर्ड क्या होगा? 3। इसमें मैंने आपसे तज़किरा किया था कि हमारे पास और ऑपरेटर्स भी होते हैं, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, यानी आप जब हम अपने किसी ऐसे कॉलम में से डेटा फिल्टर करना चाहते हैं जिसमें टेक्सचुअल वैल्यूज़ हैं, तो हम उसमें पैटर्न बेस्ड फिल्ट्रेशन करते हैं। बात समझ आ गई है? किसी का उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम कॉलम्स को तो हमने देखा था कि हम किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। कॉलम्स का हमने देखा था ना किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कल ये क्यूरी लिखी थी, डिपार्ट नेम एज नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये रीनेम कर दिया है मैंने कॉलम को, और इसका जो नाम आएगा वो क्या लिखा होगा? नेम। ये फिजिकली वही डिपार्टमेंट नेम रहेगा, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा उसमें इसका क्या नाम होगा? नेम होगा। उसका क्या नाम होगा? नेम। आज हम देखेंगे कि हम टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सिलेक्ट डी डॉट डिपार्ट नंबर, डी डॉट डिपार्ट नेम, कॉमा डी डॉट LOC फ्रॉम डिपार्टमेंट D।
डिपार्टमेंट के टेबल को मैंने क्या कहा, डी का, डिपार्टमेंट के टेबल को क्या कहा, डी, डिपार्टमेंट का टेबल होगा डी। और दूसरे हमारे पास क्या हो गया, अब हमने अगर एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, डी डॉट, आगे कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है, डी डॉट कॉलम नेम, और उसके बाद इस तरह से, ये देखें सेम वही आया जैसे पहले आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही आया, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास, अच्छा इसके अलावा हमने एक और कमांड देखी थी ऑर्डर बाय की, वो कमांड सबको याद है, चले मुझे लिखवाएंगे बेटे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय डिपार्ट नेम। डिपार्टमेंट नेम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, A to Z क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट को उलट करना चाहता हूँ, यानी Z to A करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी सिलेक्ट डिपार्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय डिपार्ट नेम DESC, या आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं DESC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने आपसे कल भी तज़किरा किया था कि SQL के जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, SQL के कीवर्ड्स केस सेंसिटिव नहीं है। जिस तरह आप उसको कैपिटल में लिख दें तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्मॉल में लिख दें तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, सेलेक्ट डिपार्ट नेम फ्रॉम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, टेबल एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्लॉय का टेबल है, हाँ ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, हर एक एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, ठीक है। हम इन एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट की बुनियाद पे ग्रुप कर सकते हैं, किसकी बुनियाद पे, डिपार्टमेंट की बुनियाद पे ग्रुप कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको, हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्ट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्ट नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे नीचे मैंने कहा क्या लिख दिया, नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर से इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन। जी बेटे नहीं ठीक है, ये ठीक है, वो उसका एरर भी ठीक है, यही एरर मैं दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास कुछ होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। क्या होते हैं, अगर आपने जो मैंने आज आपको नोट्स भेजे हैं अपने, उसमें लास्ट में टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन के नाम से। क्या टॉपिक है, एग्रीगेट फंक्शन के नाम पे। एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं ये ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के या मुख्तलिफ हमारे पास जिस तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम करना चाहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एग्रीगेट में हमारे पास एक फंक्शन है बिन के नाम से, एक फंक्शन है मैक्स के नाम से, एक फंक्शन है सम के नाम से, एक एवरेज के नाम से है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन हमारे पास मुख्तलिफ हमारे जो रूटीन के एग्रीगेट वैल्यूज़ हम निकालना चाहते हैं। लाइक हम ये चाहते हैं कि हम एक कॉलम के तमाम वैल्यूज़ को, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, उनको सम कर दें। क्या करें, उनको सम कर दें। तो ये उसके सारों को सम करके एक सिंगल वैल्यू देते हैं, ठीक है। हम उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं,
तो मिन का फंक्शन क्या करता है, हमें मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। इससे एग्रीगेट फंक्शन से जो हमें वैल्यू मिलती है वो सिंगल वैल्यू होती है। वो क्या होती है, सिंगल वैल्यू। हम उसको सिंगल वैल्यू को ग्रुप बेस भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट मेन यहाँ पे सैलरी का एक होगा EMP सैलरी, सिलेक्ट मेन EMP सैलरी select main EMP salary from employee। तो select में डबल ही आ गया है, select main EMP salary from employee। ये मिनिमम सैलरी हमें प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, मिनिमम सैलरी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी चाहिए। किस तरह से चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड में लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्ट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे हमें मिनिमम सैलरी चाहिए, ठीक है। तो एक की डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी है 40, दूसरे की है 70, तीसरे की है 41,000, एक की 43 है, 67 और 72। 6 रोज़ हमें रिटर्न हुई हैं। डिपार्टमेंट वाइज हमें मिनिमम सैलरी यहाँ पर मिल गई है। इसी तरह से हम मैक्सिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं। सिलेक्ट मैक्स EMP सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सैलरी ओवरऑल। और अगर हम इसको डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लगा के लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम सैलरी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट का, वो है सम। कौन सा है, सम। हमने टोटल सैलरीज निकालनी है। सम EMP सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। टोटल मिल जाएगी कि हमारे पास टोटल सैलरी, हमारा डिपार्टमेंट हमारी कंपनी कितनी सैलरी पे कर रही है टोटल अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये कितनी बन रही है, 29,66,000। मैं इसे डिपार्टमेंट वाइज करना चाहता हूँ कि ईच डिपार्टमेंट में हमारे पास कितना चल रही है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको ग्रुप। अब हर उसके डिपार्टमेंट की सैलरी अलग-अलग बन के आ जाएगी। एक डिपार्टमेंट में हम 3,52,000 पे कर रहे हैं, दूसरे में 4,46,000, एक में 4,65,000, 7,44,000, ठीक है। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई। अच्छा, डिपार्टमेंट चाहिए आपको साथ में, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम EMP सैलरी, वो बाद में करेंगे, अभी जॉइन क्यूरी लगाएंगे उसके ऊपर। जॉइन क्यूरी पढ़ेंगे बाद में लगाएंगे। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर के साथ उसकी जो सैलरी है हमारे पास, वो यहाँ पे आ रही है। हमारे पास यहाँ पे इस टेबल में डिपार्टमेंट का नाम मौजूद नहीं है, इस टेबल में डिपार्टमेंट का नाम मौजूद, ये हमें पेरेंट टेबल से चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जॉइन क्यूरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जॉइन क्यूरी। तो जब जॉइन क्यूरी पढ़ेंगे उसके ऊपर करेंगे। अभी हमें एग्रीगेट फंक्शंस को देखना है, ठीक है। अच्छा, ये सम आ गया बेटे। सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी, एवरेज एम्प्लॉय सैलरी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। EMP, वो EMPL लिख दिया मैंने, यहाँ पे EMP सैलरी है। हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज ये सैलरी आ गई हमारी एवरेज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर।
हम डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे उसको ग्रुप बाय कर देंगे, तो ये हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग एवरेज सैलरी आ गई। ठीक है। अच्छा, हमने रोज़ काउंट करनी है कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं डेटाबेस में। उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, काउंट, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई। टोटल मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 37 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं? 37। अगर मैं इसको काउंट के अंदर कोई कॉलम नेम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर EMP सैलरी का दे देता हूँ, ठीक है। ये भी 37 क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नल नहीं है। लेकिन अगर हम कॉलम का नाम दे दें काउंट में, हम क्या करें, कॉलम का नाम दे दें काउंट में, तो ये क्या करता है कि वो वाले कॉलम्स जिसमें हमारे पास वैल्यू नल है उनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। उनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है बेटे, हाँ यस, चलें। सेलेक्ट काउंट EMP सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो इस तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं। ग्रुप बाय की क्लॉज लगाएंगे, उससे हमें डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? चले, क्रिएट टेबल। टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन का, ID इंटीजर, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, पर्सन नेम या सिर्फ नेम लिख लेते हैं, नेम, वारचार 30, एज, एज है ये क्या है, इंटीजर है और नॉट नल। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया है। मैं अगर यहाँ से शो टेबल्स करूँ तो मेरे पास कौन कौन से टेबल आ रहे हैं, डिपार्टमेंट, डमी, एम्प्लॉय, पर्सन और प्रोडक्ट का टेबल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पर्सन के टेबल में कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू पर्सन, इंसर्ट इनटू पर्सन। और फिर हम क्या बताएंगे, कौन कौन से कॉलम में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, नेम के कॉलम में और एज के कॉलम में वैल्यूज़। ठीक है, नेम क्या है, नेम है अली और एज है 18। ठीक है, तो ये एक रो मेरे पास इंसर्ट हो गई। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करूँ, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू पर्सन, नेम कॉमा एज, वैल्यूज़। आसिम, एज है उसकी 20, कॉमा लगाएंगे। फरहान, एज है उसकी 22। इसी तरह से सईद, एज है उसकी लेट्स सपोज 19। जब मैंने ये आखिरी रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने क्या लगा देना है बेटे, सेमीकोलन लगा देना है। तो कितनी रोज़ इंसर्ट हो गई हैं, 3 रोज़, एक आसिम के लिए, एक फरहान के लिए, एक सईद के लिए। यानी हम एक से ज़्यादा रोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। मैं पर्सन से रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ। कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, 4 रिकॉर्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि आसिम की जो एज है वो, असल में मुझसे गलती होगी, 20 लिख दी मैंने, इसकी एज 20 नहीं है, इसकी एज है 30। कितनी है इसकी एज, 30। तो इसकी एज तब्दील करने के लिए कौन सी क्वेरी लिखेंगे, अपडेट, अपडेट पर्सन सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर ID इज इक्वल टू 2।
वेयर आई डी इज इक्वल टू 2। मैंने अपडेट करना है कौन सा टेबल, पर्सन का टेबल को अपडेट करना है। उसमें एज मैंने बनानी है कितना, 30। और कंडीशन क्या है कि आईडी क्या है मेरे पास 2 है, एक रो उससे अफेक्ट हुई है, ठीक है। अब मैं दोबारा देखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मैं तमाम के तमाम सिलेक्ट करता हूँ। देखें जो हमारे पास दूसरे नंबर पर पर्सन था उसकी एज क्या हो गई है 30। अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाता, यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाता, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। क्या होंगे, तमाम के तमाम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अपडेट पर्सन सेट एज इज इक्वल टू 22, ठीक है। क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे अपडेट हो जाएंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मुझे पर्सन के सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, 22 हो गए। सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं 22। जब आप वेयर की क्लॉज को ओमिट कर देंगे या छोड़ देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आपके अपडेट हो जाएंगे। लेफ्ट जी बेटा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे नेम के साथ हमारे मैच होगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू पर्सन नेम कॉमा एज वैल्यूज़। मैं एक और बंदा ऐड करता हूँ, उसका नाम भी मैंने अली रखा और उसकी एज मैंने बना दी 25, ठीक है। रिकॉर्ड इंटर हो गया, हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड इंटर हो गया कि नहीं हो गया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मैंने सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट किए, आखिर में देखें अली की एज क्या हो गई है 25 हो गई है, ठीक है। मैं कहता हूँ अपडेट पर्सन सेट एज इज इक्वल टू 29 वेयर नेम इज इक्वल टू अली, नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। कितनी रोज इफेक्ट हुई हैं 2। जहाँ जहाँ नाम मैच किया उसने क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, आप देखें पहले वाले अली की एज भी कितनी हो गई है 29 और आखिरी वाले की भी कितनी हो गई है 29, ठीक है। यही तो अनोमली है हमारे डेटाबेस में। अगर हमारे पास रिकॉर्ड इस तरह से हो और हमने उसकी कंडीशन लगाई है तो हो सकता है वो एक ही बजाय 2 रिकॉर्ड अपडेट कर दे, ठीक है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों एक ही उससे, वो सारों को अपडेट कर देगा, ठीक है। हो सकता है हम सारों को अपडेट ना करना चाहते हो, हम किसी एक को अपडेट करना चाहते हो, इसीलिए हमें उसके लिए प्राइमरी की चाहिए ही चाहिए ताकि हमें जो रिकॉर्ड मिले वो यूनिक हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ कोई रिकॉर्ड, क्या करना चाहता हूँ, डिलीट। हमने सिलेक्ट का देख लिया कि हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने देख लिया कि हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, हमने देख लिया किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से जो 5वें नंबर पे पर्सन मौजूद है जिसकी आईडी 5 है, जिसकी आईडी क्या है 5, ये डिलीट करना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है जहाँ आईडी 5 है, तो ये 5 आईडी जहाँ मैच करेगी उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मेरे पास रिकॉर्ड में क्या आएंगे 4। अगर मैं इसमें वेयर की क्लॉज छोड़ देता हूँ सारे डिलीट हो जाएंगे। क्या होंगे, सारे के सारे। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, मेरे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड मौजूद। हाँ, उसके लिए बैकअप और सिक्योरिटी वाले मामला देखेंगे, वो अभी बाद में आएंगे। फिर मैं ज़्यादा पढ़ा देता हूँ तो फिर कहते हैं सर जी ज़्यादा पढ़ा दी है। जो चीज़ें बाद में आनी है वो बाद में करेंगे ना, पहले नहीं कर सकते। ये होता है, बाद औकात होता है कि हम गलती से डिलीट कर बैठते हैं, तो हमने उसको बैकअप करना है। अब बैकअप करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ स्कीम्स हो सकती हैं। हम रेफरेंस टेबल्स भी रख सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन का लॉग बना सकते हैं। बेटे मोबाइल बंद कर दो। ट्रांजैक्शन का लॉग बना सकते हैं,
या बैकअप की फ़ाइल हम एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्रिएट करके रख सकते हैं। जब हमें लगे कि हमारा डाटा जो है वो अब इंटीजरल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, एनॉमलीज़ हैं, हम उसको जो उसके प्रीवियस करेक्ट हमारे पास डाटा था उस पर रिस्टोर कर देते हैं। जैसे आप अपने एक मोबाइल से कोई एप्लीकेशन डिलीट करते हैं, वो दूसरे मोबाइल पे करते हैं, तो अमूमन आप जैसे व्हाट्सएप है तो वो आपको रिस्टोर का ऑप्शन देता है अगर आपने चैट बैकअप की है। अगर आपने चैट बैकअप नहीं की तो वो आपको रिस्टोर भी नहीं करके देता। ठीक है, डिलीट समझ आ गया। अच्छा, मैंने टेबल डिलीट करना हो, क्या करेंगे? ड्रॉप की कमांड लगाएंगे। कौन सी कमांड लगाएंगे? ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल ड्रॉप करना है? डमी टेबल ड्रॉप करना है। हो गया, ठीक है। मैं अब करता हूँ शो टेबल्स। अब इसमें डमी वाला टेबल नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं पर्सन वाला टेबल भी क्या कर देता हूँ? ड्रॉप टेबल पर्सन। अब मेरे पास पर्सन का टेबल भी नज़र नहीं आएगा। मैं कहता हूँ शो टेबल्स, और यहाँ पे देखें अब मेरे पास पर्सन का टेबल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ड्रॉप हो गया। पर्सन का टेबल भी क्या हो गया है? ड्रॉप हो गया। ठीक है, देखते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मौजूद है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्राइसेस हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ये करना चाहता हूँ कि मुझे एक ख़ास रेंज के दरमियान में क्या करने हैं? डेटा सेलेक्ट करना है। क्या करना है? ख़ास रेंज में डेटा सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, वेयर प्राइस बिटवीन 20 एंड लेट्स सपोज 45। 20 और 45 के दरमियान में जो हमारे पास आएंगी, ठीक है, ये इंक्लूसिव करता है उसको। जो हमारी बाउंड्रीज हमने बताई हैं उनके दरमियान में सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? अच्छा, लेट्स सपोज मैं किसी लिस्ट में से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। किस में से? लिस्ट में से। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इन 20, 30, 45। ठीक है। ओह शिट, अल्लाह खैर करे। ठीक है, प्राइस इसमें 20, 30 और 45, इन तीनों वैल्यूज़ के साथ जो वैल्यूज़ मैच करेंगी उसमें से वैल्यू निकाल के ले आएगा। ये भी हो सकता है कि जब हम डेटा को फ़िल्टर कर रहे हो तो फ़िल्टर करते हुए हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाएं। क्या करें? फ़िल्टर करते हुए एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाएं। वो किस तरह से होती हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटे? लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं बेटा? एंड, दूसरा है और तीसरा नॉट। ये जो एंड और हैं ये बूलियन ऑपरेटर हैं, यानी इनके दो ऑपरेंड्स होते हैं। कितने ऑपरेंड्स होते हैं? दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। यानी इसको हम किस तरह से लिखते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ए है और दूसरी कंडीशन है बी। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ए एंड बी। ये मुझे कब रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? जब ए एंड बी की जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी। और ये कब ट्रू होगी? जब दोनों ए और बी दोनों ट्रू होंगे। ए और बी दोनों ट्रू होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पहले से आते हैं। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगी? आपका कंडीशन मैच कर जाएगी और आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और के लिए हम क्या लिखेंगे? कंडीशन ए और कंडीशन बी। ये कब आपको रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? जब ए या बी दोनों में से कोई एक क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, और ये हमारी भी जो ट्रूथ वैल्यू है उसका अपोजिट हमें देगा। ट्रूथ वैल्यू का क्या करेगा? हमें अपोजिट देगा। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस ग्रेटर देन 20 एंड प्राइस लेस देन
30 नहीं 30 की बजाय 70 कर लेते हैं, हमारे पास 30 का कोई रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, 70 और 20 के दरमियान में जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमने क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। ये हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं 20, 40, 20, 45, 70, 20 और 80। तो इसके दरमियान में हमने कंडीशन क्या लगाई है, 20 और 80 के दरमियान में जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो हमने क्या करने हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। प्राइस ग्रेटर दैन 20 एंड प्राइस लेस दैन 70। अब इसमें 20 वाले रिकॉर्ड भी नहीं आएंगे और 70 और उससे ऊपर वाले रिकॉर्ड भी नहीं आएंगे। 20 से बड़े हों और 70 से क्या हो, छोटे। 20 से बड़े हों और 70 से क्या हो, छोटे। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ ग्रेटर दैन 20 और यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ ग्रेटर दैन की, ठीक है। तो या बल्कि क्यों कर लेते हैं ना, कोई लेस देन कर लेते हैं, कोई भी कंडीशन लगा दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको उसका रिजल्ट समझ आए। अब इसमें या तो प्राइस ग्रेटर दैन 20 हो या फिर इक्वल टू क्या हो, 70। तो उसका रिकॉर्ड आपने देखने हो। लेट्स सपोज वो ग्रेटर दैन 20 वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है ना, ग्रेटर दैन 20 वाली कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। एक ट्रू हो जाएगा तो हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा उसमें शामिल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ग्रेटर दैन 20 की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर दैन 70, सॉरी ग्रेटर दैन 70 और प्राइस इज इक्वल टू 20, प्राइस इज इक्वल टू या 70 से बड़ी रकम हो चाहिए या फिर 20 के इक्वल। तो इसमें देखें 20 वाले रिकॉर्ड भी आए और एक रिकॉर्ड में हमारे पास क्या है 80, जो 70 से ग्रेट है वही हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसमें या कंडीशन ए या कंडीशन बी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, हमारे पास उसका टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं एंड और ऑपरेटर को मिक्स करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, एंड और ऑपरेटर को क्या करना चाहता हूँ, मिक्स करना चाहता हूँ। तो मिक्स करने के लिए हम आमतौर पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। वेयर प्राइस इज लेस देन 20 एंड ID is greater than 2 or price is greater than 50। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने एक कंडीशन ये लगाई है प्राइस इज लेस देन 20 एंड ID इज ग्रेटर देन 2। प्राइस जो है वो हमारी क्या हो, 20 से लेस हो और ID क्या हो, 2 से ग्रेटर हो। अगर आप पूरा टेबल यहाँ पर देखें, ये आ रहा है पूरा टेबल, ठीक है। इसमें देखें पहले रिकॉर्ड का क्या है 20, उसके बाद 40, उसके बाद 20, ये सारे उसके ID के एतबार से हमारे पास इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहे, इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं है। या प्राइस ग्रेटर दैन 50, अब या तो वो जो ब्रैकेट में लिखी है वो वहाँ से ट्रू आए या ये दूसरे वाली ट्रू आए, दोनों में से कोई एक ट्रू आएगा तो हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, हमारी टेबल में शो होना चाहिए। ठीक है, हमारे टेबल में शो होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारे पास ये क्या करता है, हमारी जो कंडीशन है उसके अपोजिट सिलेक्ट करता है। क्या करता है, उसके अपोजिट सिलेक्ट करता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट, क्या हो गया बेटे, क्या वेयर प्राइस नॉट बिटवीन 20 एंड 40, वेयर प्राइस नॉट बिटवीन 20 एंड 40। हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी प्राइस
20 और 40 के दरमियान ना हो। तो इसमें सारे वो आएंगे जिनकी प्राइस जो है वो 20 और 40 के दरमियान यानी 40 से ऊपर होगी, ठीक है, या 20 से कम होगी या 40 से ऊपर होगी। ये दरमियान वाली रेंज वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो नॉट क्या करता है, हमारी कंडीशन का जो रिजल्ट होता है उसके अपोजिट हमें रिजल्ट देता है। क्या करता है, हमारी कंडीशन के रिजल्ट के अपोजिट। हम कैसे लिखते हैं, वेयर कॉलम नेम नॉट और फिर हमारी जो कंडीशन होती है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर इसको लाइक ऑपरेटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई, यहाँ से एम्प्लॉयज़ के देखते हैं। अच्छा, मुझे ये वो तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए जिनमें नाम जो है वो ए से स्टार्ट ना हो रहा, वो तमाम रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे नाम ए से स्टार्ट ना हो रहा हो। तो उसके लिए क्यूरी कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP नेम होगा इसका, कॉलम नेम, हाँ EMP नेम नॉट लाइक ए, उसके बाद क्या लगा देंगे, परसेंटेज, नॉट लाइक ए परसेंटेज, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए। अब इसमें देखें कहीं भी आपको ए वाला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको ए वाला रिकॉर्ड। इस तरह की जो क्यूरीज हैं उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज तक जो क्यूरीज पढ़ाई हैं, जो आज तक पढ़ाई हैं, यही आपके मिड का हिस्सा होंगे SQL प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इससे मज़ीद मैं क्यूरीज इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि वो फिर हम फाइनल में पढ़ा लेंगे, ठीक है। नोट्स मैंने आपको आज भेज दिए हैं काफ़ी सारे। जॉइन क्यूरीज मैंने नहीं पढ़ाई अभी। जॉइन की क्यूरीज जो वो जो आप कह रहे हैं ना कि टेबल को आपस में किस तरह से जोड़ना है, सब क्यूरीज अभी मैंने नहीं पढ़ाई, वो भी इसमें शामिल नहीं। अच्छा, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है, चलें छोड़ें, ये फिर बाद में हम कभी इसको वो कर देंगे। बाकी जो हमारे पास हैं, एक मिनट मुझे मिड टर्म का सिलेबस बता लेने दो, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है उसका कह रहा हूँ, 4th एडिशन शेयर की है मैंने आपके साथ, ठीक है। फोर्थ की है जो मैंने शेयर की है, वो 4th एडिशन है, ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें कंसाइज लिखी हुई हैं। 6th एडिशन में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा लिखी हुई हैं, तो उस वजह से हमने चौथे एडिशन में कौन से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 ER डायग्राम में आपसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। वो जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आप ERD बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को रीड करते हैं, नाउन को एंटिटी बना देते हैं और वर्ब को क्या बना देते हैं, रिलेशनशिप बना देते हैं, तो उनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह के सवाल होंगे, छोटी छोटी एंटिटीज बनानी होंगी। जो इन्हांस्ड ER डायग्राम है वो फिर हम बाद में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेकर थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेकर थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ये हमने की हुई है। पहले नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप रिमूव करते हैं, दूसरी नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं भला, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। तो उसके लिए चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, चैप्टर नंबर 13, इसी बुक से चैप्टर नंबर 13, और SQL प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 5 और 6। 5 में से सिलेक्ट, ये जो क्यूरीज मैंने पढ़ाई हैं यही वाली हैं, ठीक है। इनमें एक क्लॉज मैंने नहीं पढ़ाई, हैविंग की क्लॉज है, हैविंग की क्लॉज मैंने नहीं पढ़ाई, वो बाद में पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, वो हो जाएगी बाद में। बाकी सारी वो करनी है 5वें में। 6ठे में आपने क्रिएट टेबल किस तरह से करना है, क्रिएट डेटाबेस किस तरह से करना है, ये 2 क्यूरीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो 6ठे में से वही देखनी है आपने कि टेबल कैसे क्रिएट करना है और
डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। अभी हमने यही पढ़ी है, व्यूज़ हमने नहीं पढ़े कि क्रिएट, वैसे व्यूज़ भी इसी तरह से होते हैं, आप लिखते हैं क्रिएट व्यू, लेकिन उसमें व्यू क्रिएट करने के लिए हमें सिलेक्ट भी करना होता है टेबल में से रिकॉर्ड को, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में मिड के लिए इतना सिलेबस इनफ है, ठीक है। थोड़ा ऐड कर दो, 13वें के साथ 14वां चैप्टर भी कर लेते हैं। अच्छा इस क्या करें, नॉर्मलाइजेशन के बगैर बेटा आपका फाइनल के पेपर आते ही कोई नहीं। आप नॉर्मलाइजेशन को डेटाबेस से निकाल दें, नॉर्मलाइजेशन और एसक्यूएल को, पेपर में कुछ भी नहीं बचता पीछे। फिर जब अगर मैं ये निकालता हूँ, पेपर नहीं होना आपसे, तो फिर मैंने कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने, इनमें से चलो आप थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन उसमें नहीं। लॉन्ग में 2 सवाल होंगे लॉन्ग में एक तो आपको टेबल दिया होगा जिसे आपने नॉर्मलाइज करना होगा 3rd नॉर्मल फॉर्म तक, ये तो पक्की बात है। एक टेबल आएगा, इसलिए आप टेबल्स के ऊपर काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लें। लॉन्ग में एक सवाल आएगा जिसमें आपने टेबल नॉर्मलाइज करना है। टेबल मैं बना के दे दूँगा, वो आपके उसमें डमी डाटा भी मौजूद हो, आपने उस टेबल को पढ़ के उसको नॉर्मलाइज करना होगा अप टू 3rd नॉर्मल फॉर्म। और दूसरा सवाल मैं क्यूरीज़ का ही दूँगा। क्यूरीज बहुत जितनी पढ़ाई हैं और जितने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं बड़ी, तो आप उनको देख लें। इस सारी रात बैठ के मैंने ये काम किया। मुझे कल डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि सर आप मिड का सिलेबस डिफ़ाइन कर दें, बच्चों को भी बता दें। ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, ये हमारे पास हैं टॉपिक। ये इनकी भी अगर आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो ले लें इनकी पिक्चर। जी बेटे, बना लें तस्वीर। बाज़ औक़ात होता है मुझे याद नहीं रहता या मैं किसी काम में बिजी हो जाता हूँ, अभी इंटरनेट नहीं है मेरे पास। हैं? तो ये टॉपिक है आपके, पिक्चर बना लो, ये टॉपिक है। ऊपर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको चैप्टर्स का पता हो। बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं कहते हैं सर जी वो चैप्टर ही नहीं मिल रहा। अच्छा आईटी सीरीज़ वाली बुक भी मैंने साथ में आपके साथ शेयर की है, क्योंकि हमें आदत है ना पाकिस्तानी किताबें पढ़ने की, तो आईटी सीरीज़ वाली किताब भी आपके साथ शेयर की है। उसमें एसक्यूएल के लिए जो चैप्टर होगा मेरे ख्याल में 8वां चैप्टर होगा एसक्यूएल का, 8वां चैप्टर होगा एसक्यूएल का, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ वो तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि उसकी पिक बना लें। ये दोनों एक मैंने जो आपको भेजी हैं खुद मैंने भेजी हैं, एक ये दोनों ही डाउनलोड कर लें। ये आईटी सीरीज़ की है, ये हमारे पास दूसरी जो हमारी रिकमेंडेड की बुक है ये वो है इंटरनेशनल वाली।
बेटे ये अटेंडेंस उठाओ, अटेंडेंस लगाओ, किधर है? आगे कल हमारे 2 लेक्चर होंगे। कल का लेक्चर किसी ने मिस नहीं करना। डायग्राम भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा और साथ में नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक मैं पूरी कंप्लीट आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। और ये याद रखिएगा कि फाइनल के पेपर में एसक्यूएल का टॉपिक लाजमी आता है। नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक आने के चांसेस 80% होते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि पेपर दे दिया जाए आपको और कहा जाए कि इसको नॉर्मलाइज करें, और लॉन्ग में होता है। शॉर्ट में भी होते हैं छोटे छोटे सवाल एसक्यूएल के। लॉन्ग में नॉर्मलाइजेशन, लॉन्ग में अमूमन या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे बताएंगे ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस अप्रोच के क्या फायदे हैं, रिलेशनल डेटाबेस से क्या मुराद है, डेटाबेस के कंपोनेंट्स कौन से। मैं किसी तरह आपके साथ फाइनल का पेपर शेयर करूँगा। सिर्फ उनकी लगाना जो आए हुए हैं, कल की ना लगाना, वो मैं ले लूँगा उनसे। और एसक्यूएल के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो कल अपने वो नोट करके आना है अपने पास, ठीक है। कल 2 लेक्चर होंगे हमारे, मिड से पहले के आखिरी 2 लेक्चर हैं। कल डबल लेक्चर लूँगा। कल आपके जितने भी सवालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कल आप सोच के आइएगा कि जी ठीक है बेटा। बेटा इस पे सर्च करो MySQL टाइप की, MySQL कॉलम टाइप की, MySQL कॉलम टाइप की। MySQL का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमारा जनरल सिंटैक्स हो गई अटेंडेंस। बेटे वो MySQL में हमारे पास एक क्यूरी चल नहीं रही थी, इसकी मतलब टाइप चेंज करने के हवाले से। यानी जब हम टाइप चेंज करते हैं वो क्यूरी नहीं चल रही थी, उसका सिंटैक्स जनरल सिंटैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ऑटो इंक्रीमेंट जो है, अगर ऑटो इंक्रीमेंट हम जो MySQL में लगाते हैं, वो SQL सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखा जाता। MySQL सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट लिखा जाता है। जो SQL सर्वर है उसमें होता है आइडेंटिटी। हम वहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी 1, तो इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। आगे बेटे क्या है, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, और आगे टाइप।
जो भी आप टाइप रखना चाहते हैं वो आ जाए। नहीं कॉलम नेम के साथ मॉडिफाइड, ये तो नहीं मॉडिफाइड कॉलम नेम। ठीक बस ठीक है, ये आगे इंटीजर उसने लिखा है तो टाइप लिखा है। कैसे लिखना है आपने उसमें माई एसक्यूएल में अल्टर टेबल नेम मॉडिफाइड कॉलम नेम और आगे टाइप लिख देंगे और टाइप चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कोई सवाल एक आता है आपके पास कि ये हमने गलती से डेट ऑफ बर्थ की जो टाइप है वो इंटीजर रखी। क्या करती है, डेट ऑफ बर्थ की टाइप इंटीजर रखी। अब हमने उसको डेट ऑफ बर्थ को डेट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्वेरी कैसे लिखेंगे, माई एसक्यूएल में आप लिखेंगे अल्टर टेबल है हमारा, अच्छा अल्टर टेबल भी लिखेंगे यहाँ पे बेटा, अल्टर टेबल आगे है बेटे। लेट्स सपोज वो एम्प्लॉय का टेबल है। कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मॉडिफाइड कॉलम का नेम है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ और इसकी टाइप में क्या रखना चाह रहा हूँ, डेट। चेंज होगी, ये जब कमांड चलाएंगे तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये उसमें एसक्यूएल के जनरल सिंटैक्स में ये अल्टर आता है, यहाँ पे मॉडिफाई है। बना